तो बस इस चीज को, इस टॉपिक को समझना। आज हम करते हैं एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। एडवांस रूलिंग क्या होता है? जैसे कभी किसी टैक्स पेयर को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई सप्लाई में ये कंसिडर होगा, टैक्स रेट क्या लगेगी, बहुत सारे लॉज हैं जीएसटी के अंदर। तो ये लॉज कभी कभी क्या होता है, क्लियर नहीं होते, इनका इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ पाता है। तो एडवांस रूलिंग किसके लिए है? एडवांस रूलिंग बेसिकली अगर आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लॉज का कोई भी इंटरप्रिटेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अथॉरिटीज आपको उस पर्टिकुलर लॉ का इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। जैसे मैं आपको एक बार बताती हूँ, एडवांस रूलिंग इज अ रिटेन डिसीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग बेसिकली, ठीक है। एडवांस रूलिंग समझ में आया? आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जीएसटी लॉ में कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, आप उसका इंटरप्रिटेशन लॉ अथॉरिटी से मांगते हो, एक रिटेन एप्लीकेशन लगाते हो और उसके बाद वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये लॉ क्या है। दैट इज कॉल्ड एडवांस रूलिंग। एडवांस में समझ लेना, एडवांस रूलिंग छोटा सा कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है ये बताती हूँ आपको। एडवांस रूलिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज प्रोवाइडेड बाय अथॉरिटीज और प्रोवाइडेड बाय अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी होती है, ये ज्यूरिसडिक्शन बॉडी है। अपीलेट अथॉरिटी इसका आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। इसको बार बार जहां भी आप लिखेंगे AR लिखेंगे। अपीलेट अथॉरिटी को आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं ऑन रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे टैक्स लॉज क्लियर नहीं हो रहे रिलेटिंग टू सर्टेन मैटर्स, कोई भी टैक्स मैटर्स हो सकते हैं। एडवांस रूलिंग इसमें क्या होता है? अब इसमें अंडर जीएसटी एडवांस रूलिंग वुड रिलेट टू एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे? आपको हो सकता है ये समझ ना आ रहा हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स किस में आएंगे, सर्विसेज किस में आएंगे, और एक्ट में कहाँ पर गुड्स कहाँ पे सर्विसेज आएंगी, क्लासिफिकेशन आपको समझ नहीं आ रहा हो। दूसरा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि टैक्स रेट कोई एप्लीकेबल हुआ है तो कब से एप्लीकेबल हुआ है, उसके लिए आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए। तो आप एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसका मीनिंग समझ सकते हैं कि कब से अप्लाई हुआ, जो जैसे कि आपको नहीं समझ आ रहा, या आपको कभी टाइम नहीं डिटरमिन हो रहा सप्लाई का, या आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर पा रहे, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं कर पा रहे, आपको ये नहीं पता चल रहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ होगा नहीं होगा, कितने लिमिट तक परमिट होगा, आपको वहां क्वेरी है, यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। या फिर आपको लाइबिलिटी कितनी है, आपका टैक्स कितना बन रहा है, आपको वो क्लियर नहीं हो रहा कि टोटल टैक्स मेरा यहाँ कितना बन रहा है, ठीक है। ये आपको दिक्कत हो रही है। या फिर आपको ये दिक्कत हो रही है कि मुझे रजिस्टर कराने की जरूरत है अपने आप को या नहीं, मेरी लिमिट कितनी है रजिस्टर कराने की, मुझे लॉ की इतनी क्लैरिटी नहीं है, आई वांट सम क्लैरिफिकेशन, सम इंटरप्रिटेशन ऑन इट। आप जानना चाहते हो कि आपकी कि कोई पर्टिकुलर थिंग गुड्स और सप्लाई में अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो सप्लाई मानी जाएगी या नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सप्लाई अंडर जीएसटी को अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि हमें ये नहीं पता चलता कि ये चीज रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सप्लाई के अंदर आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि कौन सी चीज सप्लाई के अंदर आएगी, सप्लाई के अंदर नहीं आएगी, तो ये भी आप एडवांस रूलिंग में पूछ सकते हो। वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय एप्लीकेंट रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज विल रिजल्ट इन अ सप्लाई और नॉट, यहाँ आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का कंसेप्ट क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, कंटिन्यूइंग। प्रोसीजर क्या होता है एडवांस रूलिंग का? इसमें फी लगती है 5000 रुपीज की और एक एप्लीकेशन होती है जीएसटी ARA 01, GST ARA 01, ये एप्लीकेशन होती है। GST ARA 01 ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में एक फॉर्म होता है, वो आप फिल करते हैं, 5000 रुपीज की फीस लगती है और आप ये प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देते हैं। प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर चेक करता है कि वेदर द एप्लीकेशन इज शुड बी एडमिटेड और रिजेक्टेड।
अगर उसको लगता है कि एडमिट हो सकती है, इसमें जेन्युइन क्वेरी पूछी गई है, तो वो एडमिट करता है। अगर उसको लगता है कि रिजेक्ट करनी चाहिए, ये एप्लीकेशन में इसमें कुछ चीजें पूछी हैं उनका हमारे पास आंसर ही नहीं है, या समथिंग विच इज नॉट गोइंग गुड, तो वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये एडमिट होती है तो पर्टिकुलर ऑफिसर आपको फर्निश करेगा विद द नेसेसरी रेलेवेंट रिकॉर्ड्स व्हिच यू आर आस्किंग विद इन 90 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 90 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 90 days, विद इन 90 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो दो केस हो सकते हैं, एप्लीकेशन एडमिसेबल भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। रिजेक्ट कब हो सकती है? अगर उसको लग रहा हो कि टैक्स ऑलरेडी पेंडिंग है, या कुछ इसका पहले का केस चल रहा है, उसके बेसिस पर ये एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, और वो केस जो है वो तो आगे जाकर के हाई कोर्ट या अथॉरिटी में चैलेंज हो सकता है, उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, तो रिजेक्ट हो जाती है। और अगर इसकी क्वेरीज बहुत नॉर्मल लगती हैं, जेन्युइन लगती हैं, तो एप्लीकेशन एडमिसिबल हो जाती है। एडमिसिबल होने के 90 डेज के अंदर उसको इंटरप्रिटेशन मिल जाता है लॉज का, वो जो भी पूछ रहा है टैक्स रेट के रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट रिवर्स चार्ज में आता है या नहीं, या वो अपने आप को एज अ टैक्स पे रजिस्टर कराए या नहीं, कोई भी उसकी क्वेरी इसके अंदर आ सकती है। कोई सप्लाई में आएगा गुड्स या नहीं आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, इस टाइप की सारी क्वेरीज इसके अंदर हैंडल हो जाती है। तो दिस इज व्हाट एडवांस रूलिंग इज। इसमें छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, है ना, मेंबर्स इसके क्या है, पॉइंट अगर इनका डिफर करता है मेंबर्स तो फिर किस तरह से आंसर होता है, वो आप थोड़ा सा अदर प्रोविजंस है विच यू कैन रीड। मेनली जो होता है एडवांस रूलिंग के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज डन एडवांस रूलिंग। नेक्स्ट इज अपील्स अंडर जीएसटी। नेक्स्ट बताती हूँ आपको अपील्स अंडर जीएसटी। तो ये हो गया हमारा एडवांस रूलिंग। इसके बाद आती हूँ मैं आगे। ठीक है, एडवांस रूलिंग के बाद आती हूँ अपील्स अंडर जीएसटी। अपील्स अंडर जीएसटी। अपील्स क्या होती हैं? अपील होती है जब हम किसी भी डिसीजन से हैप्पी नहीं है, आई एम एग्रीव्ड टैक्स पेयर और आई हैव सम ग्रीवेंसेस, आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ और व्हाट एवर द टैक्स अथॉरिटीज आर डूइंग विद मी, मुझे कुछ आई हैव सम सर्टेन क्या कहते हैं ग्रीवेंसेस, then I'll go for appeal under GST. So any aggrieved person, grievances को आप सुनते हो ना, grievance redressal, grievances होते हैं लोगों को हैप्पी हो आप उस चीज से या नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड और यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड सो ऑन, ठीक है। So if you are not happy with any decision of authorities, then any aggrieved person with the order passed under CGST Act or SGST Act can appeal against such order. So appeal क्या होती है? You can appeal against an order. You are unhappy or you are not satisfied with an order and you are doing so. अब इसके अंदर मैं आपको एक ऑर्डर बताती हूँ कि किस ऑर्डर में हम अपील कर सकते हैं। पहले तो बताओ अपील का मीनिंग क्लियर है या नहीं? यस नो? रिपीट कर दूं? A person has some grievances against the order of GST authorities. That aggrieved person who is not satisfied or is unhappy with the order passed by
the authorities under CGST Act, SGST Act, UTGST Act, he or she can appeal against such order. हम अपील कर सकते हैं, जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ अगर हमें डिसीजन दिया जाता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी गो टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हम सेटिस्फाइड नहीं होते, वी गो टू सुप्रीम कोर्ट, अपील हम करते हैं, वही सेम अपील यहाँ पर है. You are not satisfied what the authorities are doing with you, you are unhappy, you have some grievances, then you have some grievances, then what we do, we can appeal against such order. So appeal is nothing, something you are challenging the order of lower authorities in front of higher authorities, is something clear. इसके लिए कोई स्पेशल सेक्शन नहीं दिया हुआ है अपील्स के अंदर. अपील टू हाई कोर्ट, अपील टू सुप्रीम कोर्ट का अलग सेक्शन है. अपीलेट अथॉरिटी का एक्चुअली इसमें 4 सेक्शन आएंगे अलग अलग. तो अगर आपको सेक्शन पूछना चाह रहे हो तो मैं आपको एक एक बताती हूँ. पहले हायरार्की के साथ बता देती हूँ कि क्या सेक्शन होंगे. लोअर अथॉरिटी है वो अपीलेट अथॉरिटी. अगर अपीलेट अथॉरिटी में आप अपील करते हैं, अब यू आर डूइंग अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, ये हमारा आता है सेक्शन 107. सेक्शन 107. इसके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल है. अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका सेक्शन है सेक्शन 112. ठीक है. अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 107 और अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 112. इसके बाद अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो सेक्शन 117, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सेक्शन 118. ये हायरार्की है, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. इफ यू हैव सम ग्रीवांसेस यू कैन गो टू हायर कोर्ट. सो फर्स्ट इज अपीलेट अथॉरिटी, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट. ये हो गया हमारा ऑर्डर अपील जो हम कर सकते हैं. अब मैं इससे रिलेटेड आपको चीजें क्लियर करती जाती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है. अपीलेट अथॉरिटी को आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं. एडजुडिकेटिंग, एडजुडिकेटिंग, जुडिशियरी से वर्ड आया है जुडिकेटिंग. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी इसको हम बोलते हैं. तो इसके 2 नाम हैं. अब हम इसको बताते हैं आगे इसको वर्क कैसे करता है. देखिए, अगर आपको ग्रीवांसेस है अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको कोई ग्रीवांसेस है तो आप जाएंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे. अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ आपको डिसीजन दिया, आपको उसके अगेंस्ट ग्रीवांसेस है तो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में. ठीक है. और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. तो इट विल वर्क लाइक दिस. एनी पर्सन कैन अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फर्स्ट, which is the first level of appellate authority, and this should be against an order of any adjudicating officer. ठीक है. जो ऑफिसर के अगेंस्ट आप कर सकते हैं, जो ऑफिसर ने जो भी आपके साथ डिसीजन लिया उसके अगेंस्ट फर्स्ट आप यहाँ जाएंगे. और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर लिया है कि इसके अगेंस्ट अगर है तो आप यहाँ फाइल करेंगे, और इसके अगेंस्ट है तो यहाँ फाइल करेंगे, इसके अगेंस्ट है तो यहाँ फाइल करेंगे. अब उसके बाद कुछ लॉज बता देती हूँ इसके. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बाद में बताऊंगी, पहले इन दोनों का पैरेलल बताती हूँ, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल का. यहाँ लिखती हूँ अपीलेट अथॉरिटी, और यहाँ पे लिखती हूँ अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपीलेट
दोनों में दो दो केसेस बनेंगे। देखिए, एक तो कोई पर्सन भी अपील कर सकता है, एक तो कोई पर्सन टैक्स पेयर भी अपील कर सकता है, और ऑफिसर भी अपील कर सकता है अगर कोई पर्सन उसके ऑर्डर को नहीं मान रहा है। तो दो तरह की अपील होंगी दोनों ही केसेस में। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। एक तो होगी बाय अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। अग्रीव्ड पर्सन यानी कि कोई टैक्स पेयर जो है वो जनरल पब्लिक में से कोई, और एक हो सकती है बाय ऑफिसर। ऑफिसर अगर कोई किसी के अगेंस्ट उसने ऑर्डर दिया और ऑफिसर की बात कोई नहीं मान रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑफिसर भी हायर अथॉरिटीज के आगे उसको जाके चैलेंज कर सकता है कि आई हैव गिवन हिम दिस मच ऑफ टाइम एंड ही हैज नॉट डन सो, सो प्लीज आई एम अपीलिंग अगेंस्ट दिस पर्सन। तो दो तरीके की अपील हो सकती है, बाय जनरल पब्लिक और बाय ऑफिसर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अपीलेट अथॉरिटी में हु कैन फाइल अपील। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का बताती हूँ हु कैन फाइल अपील। सबसे पहली चीज तो जनरल पब्लिक करेगी ऑर्डर। जनरल पब्लिक करेगा तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट करेगा। अगर ऑफिसर को कोई दिक्कत है तो वो कमिश्नर को बोलेगा, डेप्यूटी कमिश्नर को बोलेगा, डेप्यूटी कमिश्नर को दिक्कत है तो एडिशनल कमिश्नर को बोलेगा, एडिशनल कमिश्नर को दिक्कत है तो कमिश्नर को बोलेगा। तो यहाँ एक हायरार्की चलती है, पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उसके ऊपर डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर और उसके ऊपर कमिश्नर। इस हायरार्की में वो अपील करेंगे, ठीक है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या होगा, जो पर्सन एग्रीव्ड है वो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल को अपील करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आती हूँ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट है फाइलिंग अपील की। आप उस ऑर्डर के जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील 3 महीने के अंदर फाइल कर देंगे। तो टाइम हो गया 3 मंथ्स, दोनों केसेस में 3 मंथ्स, दोनों केसेस में टाइम हो गया 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने के अंदर जिस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ भी अपील कर सकते हैं, और यहाँ के ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ अपील कर सकते हैं। डन। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई नहीं, आगे आ रही हूं मैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बाय द ऑफिसर। अगर अग्रीव्ड पर्सन जनरल पब्लिक अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रही है, तो वो उस ऑर्डर के पास होने के 3 महीने के अंदर अपील कर देगी, चाहे यहाँ कर रही है, और अगर यहाँ से डिससेटिस्फाइड है तो यहाँ 3 महीने के अंदर। अगर ऑफिसर अपील कर रहा है तो वो उस ऑर्डर के 6 महीने के अंदर तक कर सकता है, उसको हमने ज्यादा टाइम लिमिट दी हुई है। तो दो हो गए टाइम लिमिट। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बाय द अग्रीव्ड पर्सन इज 3 months from the date of passing such an order. Time limit for filing appeal by the officer is 6 months from the date of communication of said decision. इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट कितना मिल सकता है इसमें, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ। इस वाले केस में 1 मंथ मिल सकता है, और इस वाले केस में मिल सकता है 3 मंथ्स, ठीक है। एक एक चीजें नोट करते जाना। यहाँ पर एक्सटेंशन टाइम लिमिट में 1 मंथ मिल सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे एक्सटेंशन टाइम लिमिट में 3 मंथ्स मिल सकता है, बट ओनली टू द एग्रीव्ड पर्सन। यहाँ पे 1 मंथ का एक्सटेंशन एग्रीव्ड पर्सन ऑफिसर दोनों को मिल सकता है। यहाँ पर एक्सटेंशन टाइम का 3 मंथ्स मिलेगा सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन को, ऑफिसर को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा टाइम का। फिर से बता रही हूँ, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट इस वाले केस में 1 मंथ है। अपीलेट अथॉरिटी को अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं, और दोनों केसेस में है ऑफिसर और एग्रीव्ड पर्सन दोनों को 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है। यहाँ पर 3 मंथ्स का मिलेगा एक्सटेंशन टाइम लिमिट में, बट ओनली टू एग्रीव्ड पर्सन, इसको ऑफिसर को कोई नहीं मिलेगा एक्सटेंशन सेकंड वाले केस में, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्री रिक्विजिट फॉर फाइलिंग एन अपील, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स क्या है, आप फाइल कब अपील कर सकते हैं।
फाइल अपील करने के लिए प्री रिक्विजिट है कि जो आपने टैक्स आपके ऊपर बनता है वो आपने पूरा पे किया हो। सो व्हाट इज अ प्री रिक्विजिट? प्री रिक्विजिट जानते हो? प्री रिक्विजिट मीन्स ये चीज पहले से होनी चाहिए, यू नो। So prerequisite for filing an appeal is the payment of full tax amount, interest, fee, penalty as admitted by aggrieved person and 10% of the disputed amount. जो disputed amount है उसका 10%। तो ये मैंने आपको बताया, टाइम लिमिट बता दिया आपको 6 months। और प्री रिक्विजिट मैं आपको बता रही थी, प्री रिक्विजिट है इसकी पेमेंट ऑफ फुल टैक्स, पूरा पेनल्टी, फीस, इंटरेस्ट जो भी पेंडिंग है वो पे किया हो तब आप अपील कर सकते हो, और डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% पे किया हुआ हो तब आप अपील कर सकते हो। ठीक है, प्री रिक्विजिट हो गया आपका पूरा का पूरा टैक्स, फी, इंटरेस्ट सारा पे किया हुआ हो और 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, हो सकता है डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं भी हो, कुछ और बात हो, आपने किसी और बात के लिए हायर कोर्ट में अपील किया हो, जरूरी नहीं डिस्प्यूटेड अमाउंट के लिए किया हो। अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो 10% पे किया हुआ हो, ये हो गया प्री रिक्विजिट। अगर ये सब आपने पे नहीं किया है तो आप अपील ही नहीं कर सकते, ना तो अपीलेट अथॉरिटी में ना अपीलेट ट्रिब्यूनल में, दोनों केसेस में ये आपकी प्री रिक्विजिट है। उसके बाद अगर कोई सीरियस केस है तो ये 10% का अमाउंट बढ़ाकर 25% भी किया जा सकता है। अब वो सीरियस केसेस क्या हो सकते हैं? In serious cases, this 10% of disputed amount can be increased up to 25%. अब now what these serious cases can be? Serious case means maximum इसमें होता है जब disputed amount टैक्स का 25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। जब अमाउंट 25 करोड़ से ज्यादा हो, रुपीज 25 करोड़ के ऊपर जा रहा हो तो सीरियस केसेस कहलाता है ये। 25 करोड़ के ऊपर अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट जा रहा है टैक्स का तो ये अमाउंट 10% से बढ़ाकर 25% भी किया जा सकता है, यानी कि जब तक आप 25% अमाउंट इसका नहीं पे करते हैं और पूरा का पूरा पिछला टैक्स नहीं पे कर सकते, आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, और नॉर्मल केसेस में पूरा पिछला टैक्स, पेनल्टी, फी, इंटरेस्ट सारा कुछ प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, नॉर्मल केस। और अगर 25 करोड़ के ऊपर चला गया आपका अमाउंट टैक्स का तो 25% ऑफ दिस प्लस टैक्स, पेनल्टी, फी एंड एटसेट्रा। इसके बाद दूसरा केस ये है, ऑन द अदर हैंड अगर जनरल पब्लिक कर रही है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट हो गई, लेकिन अगर एक ऑफिसर अपील कर रहा है तो उसके लिए ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। ऑफिसर के लिए ऐसी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। प्रीपेमेंट ऑफ फीस इज नॉट रिक्वायर्ड वेयर द कमिश्नर ऑफ जीएसटी और एनी ऑफिसर ऑफ जीएसटी इज एन अपीलिंग पर्सन। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं आगे आ रही हूँ। ठीक है, फीस अपीलेट अथॉरिटी में कुछ नहीं होती है, जो फीस देते हैं ये तो प्री रिक्विजिट थी, ये फीस नहीं थी। प्री रिक्विजिट मीन्स जो पहले काम हो जाना चाहिए, एलिजिबल बनाता है जो आपको किसी काम के लिए। आप फाइल तभी कर सकते हैं जब आप जो प्री रिक्विजिट है वो कंप्लीट करेंगे। अब फीस की बात आती है, अगर आप अपीलेट अथॉरिटी को कोई अपील कर रहे हैं तो कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को आप अपील कर रहे हैं तो आपकी ₹1000 फीस है फॉर एवरी 1 लाख ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000। इस पॉइंट को मैं क्लियर करती हूँ, ये पॉइंट क्या है। अपीलेट अथॉरिटी को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फी नहीं है, को अपील कर रहे हैं तो कोई फी नहीं है। बट अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल को फी में अपील कर रहे हैं तो आपकी फीस है ₹1000 फॉर ईच ₹1 लाख ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका जितना है ना, हर 1 लाख रुपए पे 1000 की फीस। जैसे कि अगर आपका 20 लाख रुपए है डिस्प्यूटेड अमाउंट जिस पर झगड़ा चल रहा है आपका ऑफिसर के साथ, 20 लाख तक का अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो हर 1 लाख पे 1000 फीस हुई, तो यहाँ कितनी हो गई?
कोई बताएगा? मुझे पता चले हाँ बच्चे एक्टिव है या नहीं है। 20,000 नहीं हो गई? हर 1 लाख पर 1,000 रुपए फीस। हाँ, कविता ने आंसर किया। इसका मतलब कविता अटेंटिवली सुन रही है, कोई अटेंटिवली नहीं सुन रहा है। आपकी फीस लगेगी ₹1000 फॉर ईच 1 लाख रुपीज ऑफ अमाउंट। 20 लाख का अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो 20,000 रुपए फीस हो गई। ठीक है, अगर आपका अमाउंट 25 लाख है तो कितनी हो गई? 25,000 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और कही जा रही है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹25,000। इसका मतलब यह है कि अगर 25,000 की फीस लग गई और अमाउंट 30 लाख हो गया तो भी आप 25,000 ही पे करेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको एक बार रीड करके। फीस फॉर फाइलिंग एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 112, ₹1,000 for every 1 lakh of amount involved, subject to maximum of ₹25,000। इसका मतलब इनका ये कहना है कि 25,000 की अगर फीस हो गई 25 lakhs पर, तो अगर 25 लाख के ऊपर 1 लाख या 5 लाख कुछ भी अमाउंट जाता है, आपका मैक्सिमम 25,000 ही रहेगा। फीस 25,000 के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अगर अमाउंट 26 लाख हो जाता है तो 26,000 नहीं जाएंगे, फिर भी 25,000 ही जाएंगे। अब 25 लाख के ऊपर अमाउंट चाहे कितना भी चला जाए, आपकी फीस 25,000 ही रहेगी। 25,000 के नीचे फॉर एवरी 1 लाख 1,000 विल बी चार्ज। नेक्स्ट आ रही हूं मैं पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजिंग एन ऑर्डर। आप जो ऑर्डर करते हैं, अगर आप ऑर्डर वापस लेना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर वापस ले सकते हैं, विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग द अपील। अगर आपने फाइल कर दी अपील और आप अपना जो अपील है वो वापस लेना चाहते हैं, यू वांट टू विड्रॉ, यू वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, तो आप विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द अपील यू कैन डिस्पोज ऑफ योर अपील। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। अगर आपको किसी भी ऑर्डर में मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है वो उसमें कुछ चेंज करना चाहती है, रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है, इन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया या इन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया, नाउ व्हाट दे वांट टू हैव रेक्टिफाई देयर ऑर्डर, दे वांट टू मेक सम चेंजेस इन देयर ऑर्डर। अगर ये कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अपीलेट अथॉरिटी 6 मंथ्स के अंदर उसमें कोई चेंज कर सकती है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अपील टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट, ये इन दोनों का फिनिश हो गया, अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब आता है अपील टू हाई कोर्ट, सेक्शन 117। पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल may file an appeal to high court within 180 days of communication of such order। ठीक है, 6 महीने के अंदर, विद इन 180 days, मंथ्स नहीं बोले, हमसे डेज बोले तो ही ज्यादा ठीक है। सच एन अपील कैन बी फाइल्ड within 180 days from the communication of such order। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, अपील कैन बी फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट। उन दोनों के किसी के भी फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो। ठीक है, विद इन 180 days of such order। so this is what appeal is। अपीलेट अपीलेट अथॉरिटी, हाँ, अपीलेट अथॉरिटी इज द लोएस्ट अथॉरिटी जिसमें आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जिसने आपको ऑर्डर पास किया, आप उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ऑफिसर के अगेंस्ट, तो आप जाएंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में। ठीक है, यानी डेप्यूटी कमिश्नर को फाइल करेंगे, और डेप्यूटी कमिश्नर के अगेंस्ट अगर आप जाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो आप एडिशनल कमिश्नर को अपील करेंगे, और अगर आप एडिशनल कमिश्नर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आप कमिश्नर को अपील करेंगे। ये 4 अथॉरिटीज मैंने आपको 4 हायरार्की बताई थी, तो आप ऐसे याद कर लो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सबसे नीचे है, उसके अगेंस्ट अपील की जाएगी डेप्यूटी कमिश्नर को, डेप्यूटी कमिश्नर के अगेंस्ट की जाएगी एडिशनल कमिश्नर को, एडिशनल कमिश्नर के अगेंस्ट की जाएगी कमिश्नर को। ये हो गया और अपील अगेंस्ट वो
एपिलेट अथॉरिटी का हायरार्की, क्योंकि इसमें से कोई भी पर्सन आपको ऑर्डर दे सकता है ना। हो सकता है ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर ने दिया हो, आपको उस एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज करना हो तो आप कमिश्नर को लिखेंगे। और अगर आपको ऑर्डर जो पास किया है वो लोअर अथॉरिटी में ऑफिसर ने किया है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, तो आप डिप्यूटी कमिश्नर को लिखेंगे, आप डायरेक्ट कमिश्नर को नहीं लिखेंगे। तो ये अथॉरिटी हो गई कि आप इसमें जाए, आप इस अथॉरिटी में या इस प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करते हुए ही आप अपील फाइल करेंगे। ये हो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के अंदर। अब अगर अपीलेट अथॉरिटी में कमिश्नर के अगेंस्ट आपको जाना है, वो हायर हो गया अपीलेट अथॉरिटी में, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे आप। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल आएगा जो ये वाला, तो मैं इन दोनों को साइड बाय साइड समझाती जा रही थी दोनों का। और इन दोनों में भी जनरल पब्लिक भी जा सकती है, ऑफिसर भी जा सकता है। ऑफिसर भी तो कह सकता है कि हाँ किसी ने सबमिट नहीं किया, या आई एम अपीलिंग अगेंस्ट दिस पर्सन, क्योंकि इसने फाइल ऑर्डर मेरा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और फॉलो नहीं किया अभी तक, तो वो भी जा सकता है। ठीक है, सो इज इट डन फॉर टुडे, और इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क।